गोदावरी की उपजाऊ घाटी में, जहां की धरती काली और उपजाऊ है और नदी एक उदार मां है, दो घर प्रतिद्वंद्वी किले की तरह खड़े थे। राठौर घराना और चौहान घराना। वे सिर्फ परिवार नहीं थे, वे राजवंश थे। वे जमींदार जिनकी संपत्तियां एक दूसरे से मिलती थीं, केवल एक प्राचीन घुमावदार जलधारा द्वारा अलग की जाती थीं। एक ऐसी धारा जो पीढ़ियों से उनकी नफरत के खून से लाल बहती रही। जागीर बहुत पुरानी थी, इतनी पुरानी कि किसी को याद नहीं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। यह जीवन का एक तथ्य था, जैसे उगता हुआ सूरज या मानसून की बारिश। राठौड़ चौहानों से घृणा करते थे। चौहानों ने राठौड़ों को श्राप दिया। उनके बच्चों ने पढ़ना सीखने से पहले ही नफरत करना सीख लिया था। उनके विवाद पौराणिक थे, जल अधिकारों को लेकर, भूमि सीमाओं को लेकर, कथित अपमान को लेकर लड़ाई। घाटी संघर्ष की छाया में जी रही थी। अकासा दे राठौर एरा लिदरादा पोर भैरौन सिंह राठौर, एक आदमी जो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों की चट्टान से तराशा गया हो। वह परंपरा, शक्ति और तलवार के संरक्षक थे। उनके लिए चौहान एक आदमी से भी कम था। वह एक महामारी था। उनका गौरव और आनंद उनका बेटा वीर था। 20 साल का वीर अपने पिता जैसा ही था, मजबूत, तेज धार वाला और अपने परिवार की प्रतिद्वंद्विता के जहर से भरा दिल। चौहान परिवार पर एकमात्र सत्ता का शासन था। देविका चौहान। कई साल पहले ऐसे ही एक बेतुके विवाद में उसके पति की हत्या कर दी गई थी। दर्द ने उसे तोड़ा नहीं था, उसने उसकी उदासी को इस्पात में बदल दिया था। वह चालाक थी, धैर्यवान थी और राठौरों के प्रति उसकी नफरत एक ठंडी, स्थिर ज्वाला थी। भविष्य के लिए उनकी आशा उनकी बेटी मीरा पर टिकी थी। 19 वर्षीय मीरा में अपनी मां जैसी सुंदरता थी, लेकिन उसकी आत्मा किसी और समय की लगती थी। नफरत की दुनिया में एक सौम्य आत्मा। जैसा कि अक्सर होता है, कहानी जमीन से शुरू होती है। घाटी में भयंकर सूखा पड़ गया था। सूरज की तपिश जमीन पर पड़ रही थी, जिससे जमीन टूटे हुए मिट्टी के बर्तन की तरह टूट रही थी। आमतौर पर चौड़ी और विशाल गोदावरी नदी सिकुड़ गई थी और दोनों संपत्तियों को अलग करने वाली छोटी सी धारा पूरी तरह सूख चुकी थी। वह पत्थरों और धूल का बिस्तर बन गया। पृथ्वी के चेहरे पर एक दाग। सूखे के कारण फसलें नष्ट हो रही थीं, जानवर मर रहे थे। घाटी में तनाव स्पष्ट था। भैरों सिंह राठौड़ ने अपने अहंकार में प्रकृति को चुनौती देने का प्रयास किया। उसने अपने आदमियों को पानी खोजने के लिए गहरी खुदाई करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें केवल धूल ही मिली। एक सुबह सूखी नदी का निरीक्षण करते समय वीर राठौर ने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए। सूखी नदी के बीच में, जहां कभी पानी बहता था, एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ की जड़ उभरी हुई थी। एक पेड़ जो सीमा रेखा पर खड़ा था और जड़ के चारों ओर कुछ ऐसा लिपटा हुआ था जो चमक रहा था। वह करीब आया। यह एक हार था, प्राचीन, सोने और कार्नेलियन मोतियों से बना। बीच में एक लटकन थी, चौहान परिवार की मुहर, बाज। वीर मुस्कुराया, एक क्रूर मुस्कान। तो अब चौहान लोग अपना खजाना नदी के किनारों में गाड़ देते हैं। उसने अपने आदमियों से व्यंग्यपूर्वक कहा, शायद वे नदी देवता से बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसने हार ले लिया। वह एक ट्रॉफी थी, एक मजाक। उस दोपहर उन्होंने इसे गांव के बाजार में प्रदर्शित किया। उन्होंने इसे अपने गले में पहन रखा था। चौहान बाज किसी गिरे हुए शिकार की तरह लटका हुआ था। खबर तेजी से फैल गई। जब यह बात देविका चौहान के कानों तक पहुंची तो उनकी शांति बर्फीले क्रोध में बदल गई। वह जानती थी कि वह हार क्या था। यह कोई खजाना नहीं था, यह एक विरासत थी, उसकी परदादी की सगाई का हार। ऐसा कहा जाता है कि 1 शताब्दी पहले आई बाढ़ में यह नष्ट हो गया था। इसे राठौर के गले में देखना परम अपवित्रता थी। उसने अपने आदमियों को बुलाया। उसने हमारे घर की इज्जत को ठेस पहुंचाई। उसने धीमी और जानलेवा आवाज में कहा, उसने हमारे पूर्वजों की स्मृति का अपमान किया। जाओ और जो हमारा है उसे वापस ले लो और शेर के बच्चे को सम्मान का पाठ पढ़ाओ। यह टकराव शाम के समय सूखी नदी के किनारे हुआ, वही स्थान जहां हार मिला था। वीर और उसके आदमी वहां लड़ाई के लिए उत्सुक होकर इंतजार कर रहे थे। चौहान के आदमी बांस की लाठियों और चाकुओं से लैस होकर वहां पहुंचे। तनाव एक तनी हुई रस्सी थी। चौहान के फोरमैन ने कहा, राठौर, मुझे हार वापस दे दो। आओ और ले जाओ, वीर ने तलवार पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया। लड़ाई छिड़ गई।
यह कोई लड़ाई नहीं थी। यह एक बदसूरत, हताशापूर्ण लड़ाई थी। रक्तलाल आकाश के नीचे लड़ते हुए पुरुष धूल के बादल उड़ा रहे हैं। अराजकता के बीच वीर प्रकृति की एक शक्ति था। उसकी तलवार स्टील की धुंध थी। वह एक प्रशिक्षित योद्धा थे जो किसानों से लड़ते थे। तभी मीरा चौहान आ गईं। उसे वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने टकराव के बारे में सुना था और खून खराबा रोकने के लिए वह वहां आई थी। रुको! वह चिल्लाई और लड़ाई के केंद्र की ओर भागी। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने देखा कि वीर ने अपने फोरमैन को निहत्था कर दिया और अंतिम वार के लिए अपनी तलवार उठाई। बिना सोचे समझे उसने एक छड़ी पकड़ी और उसकी ओर दौड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत से उसकी पीठ पर वार किया। इस प्रहार से उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गया। वह मुड़ा। तलवार अभी भी उठी हुई थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसने उसे देखा। मीरा, उसकी दुश्मन, उस औरत की बेटी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। लेकिन एक क्षण के लिए उसका क्रोध शांत हो गया। उसने उसे इतने करीब से कभी नहीं देखा था। उसने उसकी आंखों में आग देखी, अदम्य साहस। उसने उसकी सुंदरता देखी। चौहान के फोरमैन को बस एक क्षण की ही झिझक की जरूरत थी। वह संभला और वीर पर हमला कर उसे गिरा दिया। वीर की तलवार धूल में गिर गई। चौहान के आदमियों ने उसे घेर लिया। मीरा चिल्लाई, नहीं, बस! वह अपने आप को उनके और वीर के बीच में रख लिया, जो जमीन पर था। हार ले लो और चलो, आज कोई मौत नहीं होगी। अनिच्छा से चौहान के आदमियों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने हार ले लिया और पीछे हट गए। वीर को अपमानित और क्रोधित अवस्था में धूल में छोड़ दिया। उसकी रक्षा उसी महिला ने की जिसने उस पर हमला किया था। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इतनी गहरी नफरत थी कि वह पीछे हट गई। यह खत्म नहीं हुआ है चौहान, उसने थूकते हुए कहा। यह तो अभी शुरू हुआ है। नदी के तल में हुई लड़ाई वह चिंगारी थी जिसने आग जला दी। यह झगड़ा, जो कभी विवादों की श्रृंखला था, अब एक खुला युद्ध बन गया है। राठौड़ों ने चौहानों के गन्ने के खेत को जला दिया। चौहानों ने राठौड़ों के एक कुएं में झर डाल दिया। घाटी भय का माहौल बन गई। ग्रामीण बीच में फंस गए और उन्हें अपना पक्ष चुनने पर मजबूर होना पड़ा। और इन सब के बीच वीर और मीरा एक दूसरे के बारे में सोचना बंद नहीं कर सके। वीर के लिए वह उसके अपमान का प्रतीक थी, उसकी नफरत का चेहरा, लेकिन वह उसकी छवि को भी नहीं भूल सका जो उसके सामने बहादुर और विद्रोही भाव से खड़ी थी। मीरा के लिए वह दुश्मन था, एक हिंसक जानवर। लेकिन झिझक के उस क्षण में उसने उसकी आंखों में भी कुछ देखा था। उसकी नफरत के कवच में दरार आ गई। सूखा और भी बदतर हो गया। जमीन मर रही थी और जो कुछ बचा था उसमें नफरत जहर घोल रही थी। गांव के बुजुर्गों ने हताश होकर जंगल की बुद्धिमान महिला से परामर्श करने का निर्णय लिया। वह एक सन्यासी थी जो पहाड़ियों में रहती थी तथा प्रकृति की आत्माओं और भूमि के प्राचीन इतिहास से अपने संबंध के लिए जानी जाती थी। उसका नाम वन्ही था। वन्ही बहुत बूढ़ी थी। कहा जाता था कि वह पेड़ों की भाषा बोल सकती थी और पानी में भविष्य पढ़ सकती थी। उसके यहां बहुत कम ही लोग आते थे, लेकिन स्थिति बहुत निराशाजनक थी। घाटी के दोनों ओर के बुजुर्गों का एक प्रतिनिधिमंडल उनकी गुफा तक गया। भैरों सिंह राठौड़ और देविका चौहान को जाने के लिए मजबूर किया गया। वे असम्मानजनक प्रतीत हुए बिना बड़ों की अपील को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। वे वन्ही की गुफा के सामने एक दूसरे से यथासंभव दूर बैठे थे। उनके बीच घृणा एक भौतिक उपस्थिति थी। वन्ही उभरी। वह एक छोटी झुर्रियों वाली महिला थी जिसकी आंखों में तारों भरी रात समाई हुई लगती थी। उसने उनकी तरफ नहीं देखा, उसने जमीन की तरफ देखा। पृथ्वी मर रही है, उसने सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी आवाज में कहा, क्योंकि इसकी जड़ें बीमार हो गई हैं। तुम मेरे पास बारिश के लिए आते हो, लेकिन बारिश आत्मा की बीमारी को ठीक नहीं करेगी। एक बुजुर्ग ने कहा, बुद्धिमान, हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। वन्ही ने अंततः भैरों और देविका की ओर देखा। यह नदी धूप की वजह से नहीं सूखी, उसने कहा, यह शर्म की वजह से सूखी। वह उस घृणा के लिए शर्मिंदा है जो आपने पीढ़ियों से उस पर डाली है। पानी तभी वापस आएगा जब नफरत की जड़ का पता चल जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या सच? भैरों ने उपहास किया। सच तो बस इतना है कि चौहान जहरीले सांप हैं और राठौर तो घमंडी गीदड़ हैं, देविका ने जवाब दिया। वन्ही ने अपना सिर हिलाया।
तुम समुद्र तट पर एक सीप के लिए झगड़ रहे बच्चों की तरह हो, जिन्हें यह नहीं पता कि उसमें मोती है। तुम्हारा झगड़ा जमीन या पानी को लेकर शुरू नहीं हुआ, तुम खुद से यही कहते हो। इसकी शुरुआत एक रहस्य से हुई, एक रहस्य जो पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसी जगह जहां वह हार मिला था। वह भैरों की ओर मुड़ी। तुम्हारे परिवार के पास तलवार है, पृथ्वी की तलवार। फिर देविका से कहा, और आपके परिवार के पास जड़ है, शांति की जड़। आपने उन्हें सदियों से रखा है, लेकिन आप भूल गए हैं कि क्यों? आप भूल गए हैं कि उनका क्या मतलब है। आप उन्हें अपनी व्यक्तिगत शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, अपनी वंशावली के प्रतीक के रूप में। लेकिन आप गलत हैं। वे दो अवशेष नहीं हैं, वे एक ही सत्य के दो भाग हैं। हमें क्या करना चाहिए? देविका ने पूछा। एक क्षण के लिए जिज्ञासा ने उसकी घृणा पर विजय पा ली। अगले अमावस्या पर 3 दिन बाद वन्ही ने कहा, पृथ्वी सबसे कमजोर होगी और दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होगा। तुम्हें अपने बच्चों को जरूर भेजना चाहिए, अपने घर के सबसे ताकतवर भैरों को और अपने घर की सबसे साफ दिल वाली देविका को। उन्हें बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। साथ में राठौर के बेटे को तलवार लानी होगी, चौहान की बेटी को जड़ लानी होगी। उन्हें वह अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए जिसे उनके पूर्वज भूल गए थे, एकता का अनुष्ठान, विभाजन का नहीं। अगर वे ऐसा कर सकें, अगर वे समय रहते अपने माता पिता की नफरत पर काबू पा सकें, तो धरती उन्हें सच्चाई दिखा देगी और पानी वापस आ जाएगा। यदि वे असफल रहे तो घाटी रेगिस्तान बन जाएगी और उनके घर कब्रों में बदल जाएंगे। भविष्यवाणी भारी और अशुभ होकर हवा में लटकी हुई थी। भैरों और देविका ने एक दूसरे को देखा, पहली बार नफरत से नहीं बल्कि साझा डर से। अपने बच्चों को साथ भेजें, एक भूली हुई रस्म निभाने। यह पागलपन था, लेकिन हताशा एक शक्तिशाली प्रेरक थी। अनिच्छा से वे सहमत हो गए। अपने घर वापस आकर उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया। वीर की प्रतिक्रिया रोषपूर्ण थी। उसके साथ काम करना? चौहान, उस चुड़ैल के साथ जिसने मुझे अपमानित किया, कभी नहीं। मीरा की प्रतिक्रिया भयपूर्ण थी। अकेले? उसके साथ? वह आदमी जो हमारे लोगों को मारना चाहता था। लेकिन उसके माता पिता की इच्छा ही कानून थी और घाटी का भाग्य दांव पर था। उन्हें अवशेष खोजने का निर्देश दिया गया। वीर को राठौड़ किले के नीचे एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया। वहां एक मंदिर में पृथ्वी की तलवार थी, एक प्राचीन ब्लेड जिसके बारे में कहा जाता है कि वह उल्का पिंड से बना था, एक मंद आंतरिक प्रकाश से चमक रहा था। मीरा को उसकी मां एक गुप्त संदूक के पास ले गई। अंदर रेशम में लिपटी हुई शांति जड़ थी। यह कोई साधारण पेड़ की जड़ नहीं थी। यह पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन की तरह चिकना और गहरा था और गर्म जीवंत ऊर्जा से स्पंदित प्रतीत हो रहा था। उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए, लेकिन वन्ही ने कहा था कि अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिखाया नहीं जा सकता, इसे खोजा जाना चाहिए, साथ मिलकर। 3 दिन बाद नए चांद के नीचे तलवार का बेटा और जड़ की बेटी मिलेंगे, अपनी दुनिया को बचाने के लिए या इसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना। अमावस्या की रात आ गई है। घाटी पर मखमली अंधेरा छा गया, इतना घना कि ऐसा लग रहा था मानो सारी आवाजें उसमें समा गई हों। आकाश तारों से रहित था, मानो देवताओं ने स्वयं अपना मुख मोड़ लिया हो, यह देखने के लिए कि मनुष्य क्या करेंगे। इस अंधेरे में 2 आकृतियां विपरीत दिशाओं से आ रही थीं। दोनों एक ही गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सूखी नदी के किनारे प्राचीन बरगद का पेड़। वीर राठौर एक योद्धा की तरह अहंकार से चलते थे। वह अपनी पीठ पर पृथ्वी की तलवार लिए हुए था, जो चमड़े में लिपटी हुई प्राचीन तलवार थी। लेकिन उनकी बहादुरी के नीचे एक बेचैनी थी, वन राशि की भविष्यवाणी, उनके द्वारा धारण किए गए अवशेष की विचित्रता। इन सब बातों ने उनके सरल विश्व दृष्टिकोण को विचलित कर दिया, जो मित्रों और शत्रुओं के बीच विभाजित था। मीरा चौहान एक वन प्राणी की तरह मौन भाव से आगे बढ़ी। उन्होंने शांतिमूल को एक रेशमी थैली में रखा हुआ था, जिससे उनके शरीर पर हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे डर लगा। वीर का डर, अज्ञात अनुष्ठान का डर और उस रहस्य का डर जो वन्ही ने पृथ्वी से वादा किया था, वह उजागर हो जाएगा। वे बरगद के पेड़ की विशाल मुड़ी हुई शाखाओं के नीचे मिले। अंधेरे में वह पेड़
एक सोए हुए विशालकाय प्राणी जैसा लग रहा था। वे एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर रुक गए। दुश्मन, एक अपवित्र गठबंधन के लिए मजबूर। उनके बीच की खामोशी पीढ़ियों की नफरत से भरी हुई थी। तभी चौहान डायन आई। वीर ने धीमी आवाज में गुर्राहट के साथ कहा, जिससे सन्नाटा टूट गया। और युद्ध कुत्ते राठौर को भी मीरा ने अपनी ही धृष्टता पर आश्चर्य से उत्तर दिया। भय का स्थान अब ठंडे निश्चय ने ले लिया था। हम यहां अपमान सहने नहीं आए हैं, हम यहां अपने घर बचाने आए हैं। चलो इसे खत्म करते हैं। हे जड़ की बुद्धिमान बेटी, तुम कैसे शुरू करना चाहती हो? उसने व्यंग्य किया। पागल बुढ़िया ने हमें कोई निर्देश नहीं दिया। उसने कहा था कि हमें मिलकर पता लगाना चाहिए। मीरा ने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। शायद अवशेष हमें दिखा दें। उन्होंने झिझकते हुए अपना बोझ बताया। वीर ने पृथ्वी की तलवार निकाली। अंधेरे में ब्लेड अपनी ही रोशनी से चमक रहा था, पीला और चांदी जैसा। छूने पर वह बर्फ जैसा ठंडा था। मीरा ने अपने थैले से शांति जड़ निकाली। चिकनी गहरे रंग की जड़ से एक नरम गर्म लाल रंग की रोशनी निकलती है, जैसे बुझती हुई आग में अंगारे हों। उन्होंने 2 अवशेष अपने पास रखे, चंद्र तलवार और हृदय मूल। पुरुषोचित और स्त्रियोचित ऊर्जा, स्टील और लकड़ी, ठंडक और गर्मी। वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, जैसा कि उन 2 युवकों ने भी किया जिन्होंने उन्हें पकड़ रखा था। अब क्या? वीर ने अधीर स्वर में पूछा। मीरा ने इधर उधर देखा। अंधेरे की आधी उसकी नजर बरगद के पेड़ की उभरी हुई जड़ पर पड़ी। वही जड़ जहां वीर को हार मिला था। उसमें कुछ अजीब बात थी। एक गुहा, एक छेद जो लगभग खुदा हुआ सा लग रहा था। वहां, उसने इशारा करते हुए फुसफुसाया। वे जड़ के पास पहुंचे। गुहा सही आकार की थी, लेकिन किस लिए? मीरा ने अपनी एक अज्ञात प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए हाथ बढ़ाया और शांति मूल को गुहा में डाल दिया। यह बिल्कुल सही बैठता है, जैसे ताले में चाबी। जैसे ही जड़ ने पेड़ की लकड़ी को छुआ, धरती में कंपन दौड़ गया और जड़ में तेज रोशनी होने लगी। लालिमा और भी तीव्र हो गई। वीर ने चौंक कर देखा। आपने क्या किया? मुझे नहीं पता, मीरा ने आश्चर्य से कांपते हुए जवाब दिया। उसने उसके हाथ में तलवार देखी। अब आप? वीर हिचकिचाया, लेकिन उसकी आंखों के सामने जादू का सबूत निर्विवाद था। वह तलवार के लिए जगह ढूंढते हुए पेड़ की ओर देखने लगा। उसने देखा, जड़ गुहा के ऊपर पेड़ की छाल में एक पतली सी दरार थी, लगभग अदृश्य। अपने दिल की धड़कन तेज करते हुए वह आगे बढ़ा और पृथ्वी की तलवार की नोक को दरार में डाल दिया। ब्लेड पेड़ में इस तरह घुस गया मानो लकड़ी पानी हो। जिस क्षण तलवार की धातु और जड़ की लकड़ी पेड़ के अंदर जुड़ी, तने से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। एक शुद्ध सफेद रोशनी जिसने पूरे नदी तल को रोशन कर दिया। वीर और मीरा अपनी आंखें बचाते हुए पीछे हट गए। कहीं से एक तेज हवा आई जो बरगद के पेड़ की शाखाओं के बीच से गुजरती हुई चली गई और उन्होंने आवाजें सुनी, फुसफुसाहटें, किसी भूले हुए समय की गूंज। और फिर प्रकाश ठोस हो गया और उनके सामने पेड़ के तने से निकलते हुए 2 आकृतियां प्रकट हुईं। वे भूत नहीं थे, वे यादें थीं, रोशनी और धूल से बुनी हुई। एक पुरुष और एक स्त्री। वह आदमी लंबा था और उसने राठौड़ योद्धा का कवच पहन रखा था। वह महिला सुंदर थी और चौहान परिवार के रंग रूप में थी। वे उसी स्थान पर खड़े थे जहां वीर और मीरा थे, लेकिन सदियों पहले। वे लड़ नहीं रहे थे, वे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि वीर और मीरा बोल नहीं पा रहे थे। प्रकाश की स्मृति निरंतर प्रकट होती रही। उन्होंने योद्धा राठौर और महिला चौहान को बरगद के पेड़ के नीचे गुप्त रूप से मिलते देखा। उन्होंने अपने प्रेम को पनपते देखा, घृणा के समय में एक निषिद्ध प्रेम, बिल्कुल उनके अपने जैसा। उन्होंने देखा कि योद्धा ने महिला को एक हार भेंट किया, वही कार्नेलियन हार। उन्होंने देखा कि महिला ने योद्धा को एक नक्काशीदार जड़ भेंट की, जो उसी पेड़ से ली गई थी जिसके नीचे वे खड़े थे। शांति जड़। अवशेष, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे उसे समझ आ रहा हो। वे शक्ति के प्रतीक नहीं थे, वे प्रेम के प्रतीक थे। दृष्टि बदल गई, अंधेरा और गहरा हो गया। उन्होंने देखा कि परिवार वाले मामले के बारे में पता लगा रहे हैं। रोष, अपमान
उन्होंने दोनों परिवारों को युद्ध की तैयारी करते देखा, एक ऐसा युद्ध जो घाटी को नष्ट कर देगा। दर्शन का अंतिम दृश्य सबसे अधिक पीड़ादायक था। योद्धा राठौर और महिला चौहान आखिरी बार बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हुए। वे जानते थे कि वे फिर कभी एक साथ नहीं हो सकेंगे। योद्धा ने अपनी तलवार निकाली, पृथ्वी की तलवार। यदि हमारा प्रेम जीवन में हमारे घरों को एकजुट नहीं कर सकता, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में गूंजती हुई पीड़ा थी, तो हमारा बलिदान उन्हें मृत्यु में एकजुट कर दे। उसने महिला को तलवार भेंट की। मेरे साक्षी बनो प्रिय, पृथ्वी हमारी साक्षी होगी, यह वृक्ष हमारा रक्षक होगा। उन्होंने एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान मिलन का नहीं बल्कि बलिदान का है। उन्होंने तलवार और जड़ को एक चाबी के रूप में नहीं बल्कि एक मुहर के रूप में जोड़ा, और उन्होंने शपथ ली, एक रक्त शपथ जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने खुदकुशी कर ली, वहीं यह मानते हुए कि उनके बलिदान से उनके परिवार शांति स्थापित कर लेंगे। लेकिन वे गलत थे। उनके बलिदान से झगड़ा खत्म नहीं हुआ, उन्होंने इसे पक्का कर दिया। प्रत्येक परिवार ने अपने बच्चों की मौत के लिए दूसरे को दोषी ठहराया। उनके प्यार की कहानी दफन हो गई, मिटा दी गई, विश्वासघात और हत्या की कहानी द्वारा प्रतिस्थापित। प्रेम की तलवार राठौर शक्ति का प्रतीक बन गई, शांति की जड़ चौहान विरासत का प्रतीक बन गई है, और नफरत जारी रही। यह घटना किसी भूमि विवाद से प्रेरित नहीं है, लेकिन एक दुखद प्रेम के भूले हुए भूत के लिए। दृष्टि लुप्त हो गई, प्रकाश बाहर चला गया। वीर और मीरा फिर से अंधेरे में अकेले थे, लेकिन अंधेरा अब खाली नहीं था, यह सच्चाई से भरा था। एक भयानक, दिल तोड़ने वाला सच। वे भाग्य से दुश्मन नहीं थे, वे सदियों पुरानी गलतफहमी के उत्तराधिकारी थे। उसकी नफरत झूठ थी। वीर ने मीरा की ओर देखा, उन्होंने चौहान को नहीं देखा। उसने एक ऐसी स्त्री के वंशज को देखा जिसे वह इतना प्यार करता था कि वह उसके लिए मरने को तैयार थी। मीरा ने वीर की ओर देखा, उसने राठौर को नहीं देखा। उसने एक ऐसे व्यक्ति के वंशज को देखा जिसका सम्मान इतना महान था कि उसने युद्ध के बजाय बलिदान को चुना। उनके बीच की नफरत, जो जहर उन्होंने जन्म से पी रखा था, खत्म हो गई। उसकी जगह केवल भारी उदासी थी और एक कनेक्शन। हमारे पूर्वज, वीर ने भारी आवाज में कहा, वे थे प्रेमी। मीरा ने अपनी बात पूरी की। और हम उनकी नफरत की प्रतिध्वनि हैं, उनके प्यार की नहीं। साझा सत्य के उस क्षण में कुछ बदल गया। उसके पैरों तले की धरती हिल गई। इस बार यह हिंसक नहीं था, यह एक हल्का झटका था, और उन्होंने एक आवाज सुनी, पानी की आवाज। एक बूंद, फिर एक बूंद, फिर एक बड़बड़ाहट। बरगद के पेड़ के आधार से, उस गुहा से जहां जड़ और तलवार अभी भी जुड़े हुए थे, पानी फूटने लगा। क्लारा, शुद्ध धारा का पुनर्जन्म हो रहा था। वन्ही की भविष्यवाणी सच हो रही थी। पृथ्वी ने सत्य को ग्रहण कर लिया और कृतज्ञता प्रकट की। सूखी नदी से पानी बहने लगा, पहले धीमी, फिर गति पकड़ती हुई। धूल साफ करना, पत्थरों को धोना, पीढ़ियों की नफरत को धोना। वीर और मीरा आश्चर्य से देखते रहे। वे अब वीर राठौर और मीरा चौहान नहीं रहे, वहां सिर्फ वीर और मीरा थे। दो लोग, एक रहस्य और एक चमत्कार से एकजुट। उनके पूर्वजों ने मृत्यु के समय जो अनुष्ठान किया था, उसे उन्होंने जीवन में पूरा किया था। और उन्होंने सिर्फ दो अवशेषों को ही नहीं जोड़ा था, उन्होंने दो आत्माओं को एक कर दिया था। अब हम क्या करें? मीरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। पानी पहले से ही उसके टखनों के आसपास था, ठंडा और जीवंत। अब, वीर ने कहा, उसकी नजरें उससे हटे बिना, हम उन्हें सच बताते हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए वह झिझकी। राठौर को छूना अकल्पनीय, लेकिन फिर उसने उसके हाथ की तरफ देखा। किसी दुश्मन का हाथ नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी का हाथ जो उसका बोझ बांट रहा था, और उसने इसे ले लिया। उसका हाथ मजबूत था, उसका हाथ कोमल था, तलवार और जड़। और साथ मिलकर उन्होंने उस दुनिया का सामना किया जिसे उन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया था। सत्य नदी की तरह है। आप इसे रोकने, भटकाने, अनदेखा करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंततः वह अपना रास्ता खोज ही लेगी। और जब ऐसा होता है तो इसमें परिदृश्य को हमेशा के लिए नया आकार देने की शक्ति होती है।
जैसे ही वीर और मीरा साथ साथ वापस चले, पुनर्जीवित धारा उनके साथ बह रही थी, जो उनकी खोज का मौन प्रमाण था। वे अब दुश्मन नहीं थे, वे संदेशवाहक थे, लेकिन उनका संदेश खतरनाक था, क्योंकि नफरत पर बनी दुनिया के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है कि यह सबूत कि वह प्रेम पर आधारित है। उन्होंने अपने अलग घर न जाने का निर्णय लिया। इससे इतिहास को विकृत करने और नकारने का ही मौका मिलेगा। वे घाटी में बचे एकमात्र तटस्थ स्थान पर चले गए, गांव का चौक, उस समुदाय का हृदय जो अपनी जागीर के बोझ तले चुपचाप कष्ट सहता रहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। उन्होंने पानी की आवाज सुनी, उन्होंने चमत्कार देखा, और फिर उन्होंने और भी अधिक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उत्तराधिकारी राठौर और उत्तराधिकारी चौहान साथ साथ लड़ते नहीं, बल्कि शांति से चलते हुए। आश्चर्य और अविश्वास की चर्चा पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। वे गांव के चौराहे पर पहुंचे और वे इंतजार करते रहे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। उनके संयुक्त आगमन और पानी की वापसी की खबर उनके माता पिता को मिली। भैरों सिंह राठौर अपने आदमियों के साथ पहुंचे। उनके पत्थर जैसे चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। देविका चौहान अपने साथियों के साथ पहुंची। उनकी आंखें ठंडी और गणनापूर्ण थीं। वे चौक के विपरीत दिशा में खड़े थे। उनके दल शत्रुता की दो दीवारें बना रहे थे और बीच में उसके बच्चे थे। यह क्या है? भैरों दहाड़ा। उसकी नजर अपने बेटे पर टिकी थी। इस विश्वासघात का क्या मतलब है? दुश्मन से दोस्ती करना? वह दुश्मन नहीं है पिताजी, वीर ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी, पहले जैसा गर्व नहीं था। और हम दुश्मन नहीं हैं, हमें धोखा दिया गया, मीरा ने कहा। उसकी आवाज साफ थी, जो खामोश चौक में गूंज रही थी। हम सबको 300 सालों तक। उन्होंने मिलकर कहानी सुनाई। पेड़ ने उन्हें जो कहानी दिखाई थी, निषिद्ध प्रेम की कहानी, बलिदान की कहानी, और उसके बाद का झूठ। उन्होंने क्रोध या आरोप से नहीं, बल्कि एक नए सत्य की उदासी से यह बात कही। उन्होंने राठौर और चौहान के बारे में बताया, जो दुश्मन नहीं बल्कि प्रेमी थे, पूर्वज जिनके नाम अब वे साझा करते हैं। जब वे बोल रहे थे तो चौक पर सन्नाटा छा गया। गांव वालों ने सुना। उनके दिल शांति की एक झलक पाने के लिए खुल गए, लेकिन परिवार के नेताओं ने अलग कान से सुना। देविका चौहान ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वह हंसी, एक ठंडी बेपरवाह हंसी। एक प्रेम कहानी, क्या यही बहाना तुमने बनाया है? कितना मार्मिक। उसने अपनी बेटी की ओर देखा। उन्होंने तुम्हें मोहित कर लिया है मेरी बच्ची। राठौर अपनी जबान की मिठास और काले दिल के लिए जाने जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है मां, यह सच है, मीरा ने विनती की। नदी लौट आई है, वन्ही की भविष्यवाणी सच हो गई है। यह तो संयोग है, भैरों ने उपहास किया। सूखा तो खत्म होना ही था, और तुम दोनों ने अपनी जवानी की नासमझी में अपने विश्वासघात को सही ठहराने के लिए यह परिकथा गढ़ ली। उसने वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार था। क्या चौहान से प्यार है? राठौर मरना पसंद करेंगे। वह मर गया पापा, वीर चिल्लाया। हताशा ने आखिरकार उसकी शांति भंग कर दी। हमारे पूर्वज, वह प्रेम के लिए मर गए, और हम हर रोज उनके बलिदान का अपमान करते हैं, इस बेतुकी नफरत को जारी रखते हैं। लेकिन उसके माता पिता सुन नहीं सकते थे। उनकी नफरत एक कवच थी जिसे उन्होंने लंबे समय से पहना हुआ था। यह उनकी पहचान का आधार था। वीर और मीरा की कहानी को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि वे गलत थे। इसका मतलब यह होगा कि उनका पूरा जीवन, उनके खोए हुए जीवन साथी का दर्द, बहा हुआ खून, यह सब व्यर्थ हो गया। एक झूठ, और यह सत्य बहुत असहनीय था। बस, भैरों ने बेहद शांत स्वर में कहा। वीर, तुमने आखिरी बार राठौड़ का नाम बदनाम किया है। घर लौट जाओ। जब तक यह पागलपन खत्म नहीं होगा, तुम अपने कमरे में ही बंद रहोगे। और तुम, लड़की, उसने मीरा पर थूका, मेरे बेटे से दूर रहो, वरना अगली बार जब हम नदी के किनारे मिलेंगे तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। और तुम, मीरा, देविका ने भी उतनी ही ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे निराश किया है। मैंने तुम्हें मजबूत बनने के लिए पाला था, लेकिन तुम तो किसी दुश्मन की पहली ही प्यारी कहानी में बहक गई। नलगोंडा के जमींदार से तुम्हारी शादी तय हो गई है। तुम कल चली जाओगी। उन्हें अलग किया जा रहा था, सच्चाई को नकारा जा रहा था,
पुरानी व्यवस्था क्रूर बल के साथ पुनः स्थापित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि चमत्कार व्यर्थ हो गया था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। वीर और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उस नजर में एक मौन निर्णय लिया गया। वे अपने माता पिता के पूर्वाग्रह से पराजित होने के लिए इतनी दूर नहीं आए थे। नहीं, वीर ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन एक ऐसे अधिकार के साथ जो उसके पिता ने पहले कभी नहीं सुना था। मैं उसके बिना कहीं नहीं जा रहा हूं, और मैं किसी भी जमींदार से शादी नहीं करूंगी। मीरा ने वीर के पास खड़ी होकर कहा, हमारा जीवन अब आपकी नफरत से परिभाषित नहीं होगा। यह खुले विद्रोह का कार्य था। पूरे गांव के सामने भैरों और देविका स्तब्ध होकर चुप हो गए। तो फिर तुम मेरे बेटे नहीं रहे? भैरों ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द ने अंततः गुस्से पर काबू पा लिया। देविका ने कहा, और अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। वीर और मीरा अकेले थे, अपने ही परिवारों द्वारा त्याग दिए गए, लेकिन वे अकेले नहीं थे। वे एक दूसरे के थे, और उनके पास सत्य था। वे अपने पुराने घरों की ओर नहीं, बल्कि गांव की ओर मुड़े, उन लोगों के लिए जो इस झगड़े के मूक शिकार रहे। अब हमारा कोई घर नहीं है, वीर ने भीड़ से कहा, लेकिन यह घाटी हमारा घर है और हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो दृश्य हुआ वह सच्चा चमत्कार था। एक एक करके ग्रामीण आगे आने लगे। सबसे पहले बुजुर्ग, जिनके चेहरों पर दशकों के संघर्ष की यादें अंकित थीं। फिर युवा लोग थे, जो उस घृणा को विरासत में पाकर थक चुके थे, जिसे वे समझ नहीं पाते थे। उन्होंने वीर और मीरा के चारों ओर एक घेरा बना लिया। यह रक्षा का चक्र नहीं है, बल्कि स्वीकृति का चक्र है। वे एक नया रास्ता चुन रहे थे, शांति का मार्ग। भैरों और देविका घृणा के अपने द्वीप में अकेले खड़े होकर देखते रहे। उन्होंने अपनी शक्ति, अपने अधिकार को अपनी आंखों के सामने लुप्त होते देखा। उनके लोगों ने उन्हें त्याग दिया था। उन्होंने भविष्य को चुना, अतीत को नहीं। पराजित होकर वे अपने बच्चों को पीछे छोड़कर अपने खाली गढ़ों में लौट गए। अंतिम दृश्य 1 वर्ष बाद घटित होता है। घाटी का रूपांतरण हो गया है। जमीन फिर से हरी भरी और उपजाऊ हो गई है। नदी तेज और साफ बह रही है। राठौड़ और चौहान राज्य अब प्रतिद्वंद्वी राज्य नहीं रहे। बाड़ें गिरा दी गई हैं। खेतों पर अब गांव के लोग मिलकर खेती करते हैं, और अब वे एक सहकारी समिति में एकजुट हो गए हैं। दोनों बड़े घराने अब भी खड़े हैं, लेकिन खामोश हैं। किसी बीते जमाने की यादगार। उनके पूर्व मालिक स्वनिर्वासन में जी रहे हैं, नई दुनिया को स्वीकार करने में असमर्थ। घाटी का हृदय अब गांव है, और गांव के बीच में पुराने बरगद के पेड़ के पास एक नया घर बना है। यह वीर और मीरा का घर है। वे सर और मैडम नहीं हैं, वे समुदाय के नेता हैं, और आज वहां एक उत्सव है, उनकी शादी। यह कोई भव्य शाही शादी नहीं है, यह एक गांव का त्योहार है। राठौर और चौहान परिवार के लोग साथ मिलकर नाचते हैं, साथ मिलकर खाते हैं, साथ मिलकर हंसते हैं। नफरत धुल गई। वीर और मीरा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। वह कार्नेलियन हार पहनती है। उनके पास तलवार और जड़ है, जो अब एकजुट हो गए हैं और उनके एकता के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित हैं। वे एक दूसरे की ओर नहीं देख रहे हैं, वे अपने लोगों को देख रहे हैं, अपनी स्वस्थ हुई भूमि को। उन्हें सिर्फ प्यार ही नहीं मिला, उन्होंने शांति का निर्माण किया। गोदावरी घाटी के इतिहास में वे सदियों तक चले एक महान झगड़े की कहानी बताते हैं, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ। युद्ध से नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन से। वे तलवार के एक बेटे और जड़ की एक बेटी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने और अधिक शवों को दफनाने के बजाय सच्चाई का पता लगाना चुना। उन्होंने वह सबक सीखा जो उनके पूर्वज भूल गए थे। वह सच्ची शक्ति उस तलवार से नहीं आती जो बांटती है, या उस जड़ से नहीं आती जो अतीत से चिपकी रहती है। यह दोनों को एकजुट करने के साहस से आता है, और यह विश्वास करना कि प्रेम सदियों की नफरत के नीचे दबे होने पर भी प्रकाश की ओर अपना रास्ता खोज सकता है और एक नदी को फिर से बहने दे सकता है।